नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का मैथ का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सेट। समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड होने का मतलब कि वो कलेक्शन जो है अच्छे से परिभाषित है, सुपरिभाषित है। तो हम ऐसे कलेक्शन को कहेंगे सेट। जैसे मान लीजिए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन में कौन से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं? इवन इंटीजर्स। तो हम ऐसे कलेक्शन को क्या कहेंगे? सेट। यानी कि अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित हो तो हम उसको सेट की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है कि नहीं? क्योंकि हम इस कलेक्शन को हम परिभाषित किए हैं। क्या किए हैं? हमने बताया है कि ये कलेक्शन क्या है? इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है। यानी कि हमने इस कलेक्शन को परिभाषित कर दिया है, तो ये कलेक्शन क्या हो जाएगा? आपका सेट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल है, हमने लिया है, इसमें कुछ एलिमेंट्स लिया है हमने इस कलेक्शन में। दूसरे कलेक्शन में 1 लिया, 1/2, 1/3, 9 पाई ई, 2/3, √2, √10। अब आगे एलिमेंट्स है, लेकिन कौन से एलिमेंट्स है हमें पता नहीं है, क्योंकि इसके पहले के जो एलिमेंट्स हैं, देखिए सेट के जो अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं और हिंदी में तत्व कहते हैं। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किसी सीक्वेंस में नहीं। देखिए यहाँ 1 के बाद 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे पाई है। दो यहाँ पे हमें कोई सीक्वेंस मिल ही नहीं रहा है, एलिमेंट्स में कोई सीक्वेंस मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हमें पता नहीं है कि यहाँ पे आगे कौन सा एलिमेंट्स होगा। तो ये कलेक्शन जो है सुपरिभाषित नहीं है, यानी अच्छे से परिभाषित नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है ये आपका सेट की कैटेगरी में नहीं होगा, ये आपका सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस कलेक्शन में यहाँ पे आगे कौन से एलिमेंट्स होंगे। वेल डिफाइंड होने का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कलेक्शन में कौन से एलिमेंट्स है, किस प्रकार के एलिमेंट्स है। लेकिन इस कलेक्शन में हमें पता ही नहीं है कि इसके आगे कौन से एलिमेंट्स होंगे, इसलिए ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा। अब देखिए इसके एप्लीकेशन क्या है। सेट के एप्लीकेशन यानी कि उपयोग कहाँ देखने को मिलते हैं? ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सब चीजों में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, वहां पे हम दिखाएंगे कि सेट का उपयोग यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। एन, ये जो समुच्चय है ये आपका क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये जो कलेक्शन है ये आपका देखिए क्या है? सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। यानी इस कलेक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। क्या कहा? कि ये कलेक्शन आपका नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, इसलिए ये सेट कहलाएगा। ठीक है। नेचुरल नंबर्स आप लोग जानते हैं कहाँ शुरू होता है? गिनती की संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स है। ध्यान रखिए, समुच्चय को, एलिमेंट्स को, यानी समुच्चय के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मझले कोष्ठक में लिखते हैं। मझले कोष्ठक में समुच्चय के एलिमेंट्स को लिखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट सेट है आपका जेड। जेड माने होता है जेहलन। सेहलन को का मतलब होता है काउंट करना, गिनना। इस सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर्स यानी सभी पूर्णांक के कलेक्शन को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसको हमने ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, 0 + -1 + -2 + -3। यानी कि आपके इस कलेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सारे नेचुरल नंबर्स के निगेटिव, नेचुरल नंबर्स भी और जीरो, यानी नेचुरल नंबर्स, उनके निगेटिव्स और जीरो, ये सभी मिलके क्या देते हैं? सभी इंटीजर्स का कलेक्शन देते हैं। चलिए अब तीसरा सेट देखिए, तीसरे इंपॉर्टेंट सेट के बारे में क्यू है। क्यू का फुल फॉर्म है कोशेंट। कोशेंट
QUOTIENT, कोशेंट। कोशेंट माने होता है भागफल। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल क्यू से। ये क्या होता है? रैशनल नंबर तो आप लोग जानते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर्स हो। यहाँ पे इंटीजर हमने गलती लिख दिया है, और q जीरो ना हो, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो एलिमेंट डिफाइन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1/0 है आपका, तो जीरो, एक को हम जीरो से भाग देंगे तो आपका कितने बार में जाएगा? मान लीजिए एक बार में गया, यहाँ जीरो हुआ, एक शेष बच गया। दो बार में अगर दो से भाग दे, दो से गुणा करेंगे तो जीरो दुआई जीरो, एक शेष बच गया। यानी कि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि भागफल क्या होगा। जब हमें भागफल पता ही नहीं है तो यहाँ पे 1/0 आपका डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं होगा, इसलिए हम क्यू के जीरो नहीं लेते हैं। चलिए अब चौथा सेट देखिए आपका, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ सभी रियल नंबर यानी सभी वास्तविक संख्याओं के सेट को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। इसमें कौन से होते हैं? एक्स, एक्स सच दैट, इसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट एक्स इज अ नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे उपस्थित जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है, नंबर लाइन, यहाँ पे जीरो होता है, जीरो के लेफ्ट में आपका निगेटिव्स होते हैं, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इस नंबर लाइन पे उपस्थित जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर हैं, वो सभी किस में आ जाते हैं? रियल नंबर के कलेक्शन में। चलिए देखिए, आप देखिए सेट को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट सेट। किसी सेट यानी किसी समुच्चय के लिखने के क्या तरीके हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है समुच्चय। पहला है आपका टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे लिखा जाता है? मझले कोष्ठक में उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको रख दिया जाता है। मझले कोष्ठक में एलिमेंट्स को रख देंगे तो वो किस तरह से, तो उस तरह से लिखने की विधि क्या कहलाएगी? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। दूसरा तरीका है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय को कैसे लिखते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर। एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। इसी अगर ये जो सेट है, जो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में इसी सेट को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हम उसके एलिमेंट्स को मझले कोष्ठक में लिख देंगे। एक्स इज इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? जीरो होता है, प्लस माइनस टू, यानी प्लस टू भी और माइनस टू भी, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ते जाएगा। ये आपका किस प्रकार से लिखा गया? टेबुलर फॉर्म में। जीरो आपका क्या है? इवन नंबर है, प्लस टू भी एक इवन नंबर है, माइनस टू भी एक इवन नंबर है। दो बार लिखने से अच्छा हम एक ही बार लिख दिए हैं, प्लस माइनस टू। प्लस 4 भी एक इवन नंबर है, माइनस 4 भी एक इवन नंबर है। तो जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये किस फॉर्म में लिखा गया है? टेबुलर फॉर्म में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स बताए हैं, तो इसमें जो पहले दो सेट्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स, इनको हमने किस फॉर्म में लिखा है? टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में। पहले दो सेट्स को यानी नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के कलेक्शन को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, और जो रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के कलेक्शन है उनको हमने किस तरह से लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 बाई p बाई q, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में।
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का फायदा ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ता, कुछ ही शब्दों में काम चल जाता है। चलिए आज के लिए इतना है, अगली वीडियो में इसके आगे बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।